प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जनता की भाषा में एनएफएस हैं, लेकिन आज वो सत्ता में बैठे हैं तो सब कुछ सही। और एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर बनने जाए तो वो नॉट फाउंड सुटेबल है। आप एक दलित पिछड़ा के घर में अगर पढ़ने लिखने वाले लड़के का नंबर कम आ जाए, लड़की पढ़ने लगे, तो उसको जाकर के उस गांव के सवर्ण लोग कहते हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहा है, कहां फंसा है वो, अपना पेशे में लगाओ, काम धंधा करेगा। और किसी सवर्ण का अगर लड़का कमजोर भी है तब भी कहते हैं कि इलाहाबाद में पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली भेजो। यह है कल्चरल कैपिटल। प्लेगरिज्म का आरोप है इनमें, थीसिस चोरी किए हुए हैं और आज कुलपति बने बैठे हैं सुटेबल बन करके, क्योंकि उनका झंडे का रंग नागपुर से मिलता है। जिसकी जेब में पैसा है वो पढ़ेगा और जिसकी जेब में पैसा वो पढ़ाएगा। जीबी पंत को शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि उसने दोनों डेटा को पब्लिक डोमेन में रख दिया। इसी जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो 81 वाला एपीआई का गरीब ब्राह्मण इस सब में सफल है और 93 वाला ओबीसी तुम कैसे जान गए कि वो इन सब में विफल है? तुम अपनी सुटेबिलिटी नापने का पैमाना और थर्मामीटर हमको बताओ कि आपको एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए। एनएफएस को बैन लगाया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन और बातचीत के लिए एक मौके के रूप में जो मंच दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठनों ने तैयार किया है, उन सभी संगठनों का शुक्रिया कि आपने एक ज्वलंत और जरूरी मसले पर ये बातचीत की और हमें आमंत्रित किया। और आज की बातचीत का बहुत बड़ा हिस्सा तो पहले से लोगों ने बोल दिया, आप भी जानते हो। उसका केंद्रीय एक शब्द है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, नॉन फाउंड सुटेबल। कौन? विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाले लोग। इस बात पर कि एक वंचित शोषित जमात के लोग एनएफएस हो रहे हैं, हम तब बातचीत करने आए हैं जब इस देश को चलाने वाले लोग खुद एनएफएस थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जनता की भाषा में एनएफएस हैं, लेकिन आज वो सत्ता में बैठे हैं तो सब कुछ सही। यह बात एक विश्वविद्यालय परिसर में ही कही जा सकती है। क्यों एनएफएस है? उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, जहां रामराज उफान पर है, वहां के मुख्यमंत्री जो इस समय हैं, उनकी काबिलियत क्या थी? लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम कहेंगे आप एनएफएस हो। प्रधानमंत्री, उनकी भाषा देख लीजिए, उनका काम देख लीजिए, उनकी नीयत देख लीजिए, उनकी हरकत देख लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वो व्यक्ति उस पद के लिए सुटेबल है। तो जो प्रधानमंत्री नहीं बनने के लिए सुटेबल है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, और जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, जो उस पद के लिए सुटेबल नहीं है वो मुख्यमंत्री है। और एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर बनने जाए तो वो नॉट फाउंड सुटेबल है। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं और इसका विरोध इस राष्ट्र के हर नागरिक को करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि विश्वविद्यालयों में इस बात की बहस क्यों होनी चाहिए? विश्वविद्यालयों का वह स्पेस, जिसे हिंदी में कहते हैं जन क्षेत्र है, ये पब्लिक स्पेस है। ये भारत एक राष्ट्र नहीं था 1947 वाली आजादी के पहले। हालांकि आज कुछ नए एनएफएस टाइप के लोग ये कहते हैं कि 2014 के पहले तक भारत गुलाम था। भारत को आजादी कब मिली? 2014 में। लेकिन हम तो विश्वविद्यालय में खड़े, हमने इतिहास पढ़ा और समझा है कि 26 जनवरी 1949 को
बाबा साहब अंबेडकर ने एक वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया, राजनीतिक बराबरी का मौका दे दिया, मगर जब तक इस समाज में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी मौजूद रहेगी, हम एक राष्ट्र, मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। तो एक एजेंडा था 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद कि आपको एक इंक्लूसिव कंट्री बनना है, एक राष्ट्र बनना है। यानी आपने अब तक अपनी बहुत बड़ी आबादी को बुनियादी जिंदगी की हकीकतें, जरूरतें, उनसे वंचित कर रखा था। भारत का संविधान लागू हुआ और अब आपको उन वंचित, शोषित जमात के लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को मजबूत करना था। और इस पूरे एजेंडे में अगुवाई किसके हाथ में थी? विश्वविद्यालयों के हाथ। जहां हम खड़े हैं, अब उन विश्वविद्यालयों के ऊपर जिम्मेदारी थी, शिक्षा के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि जो एजेंडा है नेशन बिल्डिंग का, उसे आप पूरा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन विश्वविद्यालयों को वैसा पहले खुद होना था जैसा वो देश बनाना चाहते। एक बहुत बड़ा एजेंडा इस विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर रखा गया था। मगर हुआ क्या? 1990 तक, लगभग 4 से 5 दशक बीतने के बाद इस देश ने यह महसूस किया कि इन विश्वविद्यालयों को चलाने वाले, इनमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शोध करने कराने वाले, सिलेबस बनाने और उनको पढ़ने पढ़ाने वाले सारे लोग 99.99% वही हैं जो सदियों से आप सभी 90-99% जो वंचित शोषित जमात थी, जिनके हकमारी किए थे और खुद सबसे ऊपर श्रेष्ठता बोध के साथ बैठे हुए थे। यह इन विश्वविद्यालयों में हुआ। अगर ऐसा न होता तो इन विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। विश्वविद्यालय में आरक्षण कब आया? 1990 के बाद दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देना पड़ा ताकि कुछ दलित आदिवासी एडमिशन लेकर के पढ़ने आए और काबिल बनकर के, प्रोफेसर बनकर के पढ़ाने जाएं। और हुआ क्या कि उस आरक्षण को जो 1950 में लागू होना था, लागू किया 90 में। ओबीसी का आरक्षण जो 1993 में लागू हो जाना चाहिए था, वो लागू किया 2006 में। इन तीनों तबकों की आबादी 85%। और आरक्षण मुकम्मल ढंग से लागू कब हुआ? 2006 में। और उसके बाद जब 1 जनवरी 2020 की आरटीआई का जवाब, जब मैंने खुद आरटीआई लगाई कि इन विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर SC ST OBC हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि 2019 तक देश की आधी से ज्यादा अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी के प्रोफेसर 0 हैं और 2020 में उनकी आबादी है 9। यानी जिनकी आबादी देश में आधी है, उनके प्रोफेसर 9 प्रोफेसर। दलितों और आदिवासियों के प्रोफेसर 93 to 95% रिजर्व पोस्ट वैकेंट रखे। अब उसके बाद रिजर्वेशन आया, उसके बाद की स्थिति मैंने बता दी। अब ये बीच में NFS कैसे आया, ये खेल समझना बड़ा जरूरी है। तो जब रिजर्वेशन आया और तब अचानक, एक तो ये भी बात हमको इस तरह के मंच जब लगते हैं तो बार बार दोहराने की जरूरत है कि मैं जहां से बात शुरू किया था कि एक मुकम्मल मुल्क बनने के लिए विश्वविद्यालयों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप इंक्लूसिव बनिए। उन्हीं विश्वविद्यालयों में नारा लगा था कि मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाएगा अगर इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी एंट्री कर जाएंगे। आरक्षण विरोध के गढ़ रहे हैं ये विश्वविद्यालय। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आरक्षण लागू हो गया। भाई, आंख मूंदने से सूरज उग गया है, ये सच तो झुटलाया नहीं जा सकता। इस देश के तमाम सवर्ण बुद्धिजीवी लोगों को यह गुमान था, हमने सदियों धर्म के नाम पर इस देश को शोषण किया है।
जन्म लेने से लेकर के मरने तक हमने दान दक्षिणा ली है और हक हुकूक पर कब्जा किया है, तो हम विश्वविद्यालयों पर भी काबिज रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ और आप अपने संवैधानिक मूल्यों को इन संस्थानों में लागू करा पाए। उसके बाद इंटरव्यू में बैठे लोग जो ये सोचते थे कि अब तो पावन प्रांगण दूषित हो ही गया है, तो जो इंटरव्यू देने आए उनके लिए उन्होंने कहा कि नॉट अवेलेबल, यानी रिजर्व पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता हो, ऐसे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। उस पोस्ट पर 3 साल वैकेंट रखने के बाद उसको जनरल में कन्वर्ट करके फिर वही ब्रह्मांड के प्रखंड विद्वान लोगों को उस पर चुन लिया जाता था। जब मिनिमम अवेलेबिलिटी उनकी हुई एलिजिबिलिटी के साथ, तो वो अवेलेबल होने लगे, तो उन प्रखंड विद्वानों ने क्या कहा कि अब ये सुटेबल नहीं है। तो एनएफएस का मतलब है नॉन फाउंड सुटेबल या नॉट फाउंड सुटेबल। और ये सुटेबिलिटी जांच कौन रहा था? जो खुद सुटेबल नहीं था। इस देश के विश्वविद्यालयों में अगर रिश्तेदारी जोड़िए तो आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर रिश्तेदार मिलेंगे आपको। और दूसरी बात, जो कल्चरल कैपिटल होती है ना, वो काम करती है कहां सबसे ज्यादा? तो विश्वविद्यालयों में। आप एक दलित पिछड़ा के घर में अगर पढ़ने लिखने वाले लड़के का नंबर कम आ जाए, लड़की पढ़ने लगे, तो उसको जाकर के उस गांव के सवर्ण लोग कहते हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहा है, कहां फंसाए हो, अपना पेशे में लगाओ, काम धंधा करेगा। और किसी सवर्ण का अगर लड़का कमजोर भी है तब भी कहते हैं कि इलाहाबाद में पढ़ाई नहीं होती, दिल्ली भेजो। यह है कल्चरल कैपिटल। किसे हतोत्साहित किया जा रहा है, किसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसके लिए पहले से 4 रिश्तेदार विश्वविद्यालयों में एडमिशन कराने के पहले मौजूद हैं, और कौन यहां पर आकर के पीएचडी का एडमिशन मेरे अपने विभाग में हो रहा है और मैं यहां बोल रहा हूं। आप जाके पता लगा लीजिएगा, 140 सीट पर 1400 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आधे मिनट में आप कैसे जांचेंगे? कहां से फोन आता है? तो वो कौन सुटेबल है जिसने तुमको नौकरी दी? इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के आधे से ज्यादा लोग रिश्तेदार भरे बैठे। सबको पता है कि पहले किसकी नियुक्ति होगी, ये तय हो जाता है, तब उसमें अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है। और यह बात हम बोले ना, क्योंकि कल को हम भी नॉट फाउंड सुटेबल हो जाएंगे। हमें बोलना पड़ेगा कि ये सुटेबिलिटी जांच करने वाले लोग, अभी हमारे संचालक महोदय 2-4 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन मैं बचता हूं इस मिथकीय टर्मिनोलॉजी को प्रयोग करने से, क्योंकि जब हम एकलव्य को मानते हैं तो हमें 2-4 को मानना पड़ेगा। अगर हम शंभू को मानते हैं तो राम के एग्जिस्टेंस को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को भाषा ही वही समझ में आती है तो हम भी उसी की भाषा में कहेंगे कि तुम 13 पॉइंट रोस्टर क्यों ले आए? इसी जगह पर रोस्टर का आंदोलन हुआ क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासी प्रोफेसर न बन पाए। तुम इन विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन को, रोस्टर को लागू क्यों नहीं ढंग से करते? क्योंकि ये लोग प्रोफेसर न बन जाए। और आज की प्रोटेस्ट अधूरी होगी अगर हम रोहित वेमुला को याद नहीं करेंगे। रोहित वेमुला के प्रकरण ने, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या ने इस देश के कैंपसों को समावेशी बनाने का एक मौका दिया था। शहादत देनी पड़ी थी और सांस्थानिक हत्या हुई उसकी, तब जाकर के 3 कैंपसेस में विमर्श खड़ा हुआ कि यह विश्वविद्यालय वैसे विश्वविद्यालय है ही नहीं जैसा फूले अंबेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख बनाना चाहती थी। ये घोर जातिवाद के अड्डे हैं। क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी डेटा उठाकर देखिए, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इसी जगह पर आंदोलन करना पड़ा कि 72 साल में पहली बार कोई प्रोफेसर विभागाध्यक्ष बनने जा रहा है और वहां भी वो नॉट फाउंड सुटेबल। ये कुलपति जो बैठे हैं, तमाम कुलपति, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में आप बात समझिए, प्लेगरिज्म का आरोप है इनमें, थीसिस चोरी किए हुए हैं और आज कुलपति बने बैठे हैं सुटेबल बन करके, क्योंकि उनका झंडे का रंग नागपुर से मिलता है। इस बात को क्यों नहीं बोला जाए? इस देश में कुलपतियों के ऊपर जितने आरोप हैं, प्रोफेसरों के ऊपर जितने आरोप हैं, ये अगर जांच हो जाए, एक दलित पिछड़ा अगर प्रोफेसर बन जाए तो उसकी छोटी सी चूक उसी मनुस्मृति के मुताबिक ब्राह्मण हत्या कर दे तब भी वो माफ है, क्योंकि वो ब्रह्मा का अवतार है धरती पर। तो एक प्रोफेसर अगर थीसिस चोरी कर ले तो उसके नाम पर शिक्षक दिवस मना लो, यह देश धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाएगा। ये कौन सा देश है भाई?
इसलिए यह सवाल ऐसे हर मौकों पर उठाया जाना जरूरी है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की मांग आपने अपने आज के आंदोलन में शामिल की। शिक्षक बनाना था ना। और वो आदमी जो रामराज की बात करता है उसके लिए हमारे कबीर साहब ने लिखा है, मैं तो रेफरेंस से बात कर रहा हूं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए ना बकरा। ये मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये लोग अचानक से राजधर्म निभाने की बात करने वाले कुर्सी पर बैठ गए और वादा किया था 70 लाख नौकरी 5 साल में देंगे। एक वैकेंसी फुलफिल किया उन्होंने, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, और उसमें आरोप इनके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाया कि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन की बजाय 3.80% ओबीसी रिजर्वेशन लागू है। और वो जो लोग शिक्षक बनकर के पढ़ाने जाते, वो लखनऊ में बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं और थोड़ा सा मुख्यमंत्री से बात करने जाते हैं तो लाठी पाते हैं, पुलिस पीट रही है उनको। और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 से ज्यादा एडहॉक टीचर हैं, उनमें रिजर्वेशन लागू होने के बाद तमाम लोग एडहॉक बने बैठे, परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद हो जाएगी। तो पहले नॉट अवेलेबल, फिर नॉट फाउंड सुटेबल, फिर उसके बाद इंटरव्यू ही नहीं होगा, फिर 13 पॉइंट रोस्टर आएगा, फिर उसके बाद आप लड़ करके जीतने लगेंगे तो नई शिक्षा नीति के नाम पर इन विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा। बनाए अंबानी अडानी की तरह अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनमें रिजर्वेशन है क्या? वहां तो कौन फाउंड सुटेबल कौन नहीं सुटेबल ये तो आप जान ही नहीं पाएंगे। जिसकी जेब में पैसा है वो पढ़ेगा और जिसकी जेब में पैसा वो पढ़ाएगा। ये डीयू जेएनयू जिस दिन बर्बाद हो गया, और हो गया है, मैं तो ये कह रहा हूं, इसको खोला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जैसे 10 महीने 1 साल से ज्यादा वक्त तक 750 लोगों की शहादत के बाद 56 इंच के सीने वाला दावा करने वाले फासिस्ट लोगों को झुकाने में किसान अगर कामयाब है तो इस देश के विश्वविद्यालयों को खोल देंगे, तो नई शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए इन विश्वविद्यालयों में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपका विश्वविद्यालय बंद किया गया, इसलिए आपका विश्वविद्यालय बंद किया गया। आपके विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि कम से कम 49.5% रिजर्व सीटें तो आ गई हैं। इसलिए आप नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट अवेलेबल, यह सब किए जा रहे हैं। और जीबी पंत कोई पहला मामला नहीं है। जीबी पंत को शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि उसने दोनों डेटा को पब्लिक डोमेन में रख दिया। इसी जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, यहां पर जो अभी तक कम से कम है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, वहां पर तो हमें किस्सा सुनने में आया कि वो लोग नेहरू की मूर्ति को रगड़ रगड़ के विवेकानंद बना रहे थे। नहीं सफल हुए तो अलग से एक मूर्ति बना दी। इसी जगह पर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर की मूर्ति लगाई। ये विश्वविद्यालयों में किया गया, और जब ये नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने विचारधारा के लोगों को वहां पर भर दिया। और जहां जहां दलित पिछड़े वहां कोई भी विभाग ऐसा नहीं जहां एनएफएस नहीं हुआ है। लेकिन जिसकी नौकरी एनएफएस कर दी जाती है वो तो इसलिए नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं, मान लो मेरा तो एनएफएस होना तय है, मैं ऑलरेडी एनएफएस हूं। बस ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, इस तरह के फोरम है, तो हम बचे हुए। हमारे जैसे लोगों के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई, तो वहां एनएफएस किया गया, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर पहली पीढ़ी के लोग आए भाई। एक जगह एनएफएस हो गए, आंदोलन कर लिए, तो अगली बार बोर्ड मेंबर देख के कहेगा अच्छा नेताजी आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, आपसे क्या पूछे, आप तो सोशल मीडिया पे लिख दोगे, आप भाषण, ये बोलते हैं प्रोफेसर। अरे भाई, हमने आज तक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा और मेरे स्टाफ रूम से लेकर के डूटा तक में लोग कहते हैं आइए नेताजी कैसे हैं। ये प्रोफेसर की भाषा है। ये केवल इसलिए ये लोग उनसे डरते हैं जो अपने हकूक के लिए जागरूक है। अब ये रिकॉर्डिंग क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय कराता है? ये देखने के लिए कि मैं सुटेबल हूं कि नहीं। तो इतना भाषण दे दिया है कि हमसे कम सुटेबल लोग तो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। सच बात यह है कि इस देश में अकादमिया में बैठे तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरव्यू देने वाले से कम होती है, फिर भी उनके हाथ में कलम है। मैं गया था बीएचयू में इंटरव्यू देने, 5 ब्राह्मण मेरे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू लेने बैठे। मैंने ये बात सोशल मीडिया पे लिख दी। ऑब्जर्वर बना के बिठाओगे एक ओबीसी को, एक एससी को, कि वो ऑब्जर्व करे कि जाति भेद हो रहा है कि नहीं इंटरव्यू में। अगर वो ऑब्जर्वर बोल भी देगा कि आपने इस कैंडिडेट के साथ भेदभाव किया है, तो 5 लोग जिधर वोट देंगे उधर निर्णय होगा कि ऑब्जर्वर के आधार पर निर्णय होगा। ये इंटरव्यू बोर्ड का पैनल ही पूरी तरह फेक है और अलोकतांत्रिक है। और रतन लाल सर ने जो बात कही, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वाकई सुटेबिलिटी देखना है तो करो लाइव टेलीकास्ट इंटरव्यू का। और दूसरी बात, मैं कुछ सुझाव देता हूं, क्योंकि हम लोग समस्या तो झेल ही रहे हैं, समस्या तो सही रहे,
अब सुझाव क्या है कि पहला काम तो यह बंद होना चाहिए कि 100% वेटेज इंटरव्यू को क्यों दोगे भाई। अब इसी मामले में देखिए, यह पूरा स्कैम है। पहली बात तो यह कि आप लोगों को अपने लिए बधाई देनी चाहिए, जितने लोग इस आंदोलन में शरीक रहे, कि 2 दिन के अंदर कोई एनएफएस कर दिए जाने के बाद स्पेशल ड्राइव आज तक इस देश में नहीं आया होगा और उनको लाना पड़ा। ये आपकी ताकत और एकजुटता के परिचायक है और आपकी बधाई बनती है इस बात पर। नहीं निकालते वो 3 साल एनएफएस कर दिया, उसके बाद वो यूआर में कन्वर्ट कर देते। नंबर 1 बात। अब मेरा सवाल ये है कि अगर तुमने एससी एसटी ओबीसी को स्पेशल ड्राइव निकाला है तो ये बात बताओ कि 93 से 87 तक जो कट ऑफ यूआर की थी, तो जो ओबीसी के लोग 87 के ऊपर है उनको यूआर में होना चाहिए कि ओबीसी में होना चाहिए? नंबर 1 सवाल। अगर उनको यूआर में होना था तो उनको ओबीसी में क्यों रखा? दूसरा एग्जांपल, 87 पर यूआर की कट ऑफ खत्म हो रही है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 87 से शुरू हो रही है। जो गरीब ब्राह्मण है उसका कट ऑफ यूआर के बाद शुरू हो रहा है, उसका अन्याय नहीं होना चाहिए। और ओबीसी 93 पाकर के ओबीसी में रहेगा और 87 पाकर के गरीब ब्राह्मण ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा। ये स्कैम है कि नहीं है? दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस पर जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसका एपीआई स्कोर है 81। ओबीसी में जो टॉप 2 रैंक के लोग हैं एपीआई के आधार पर, मोहम्मद शाहनवाज, अब नाम भी मुसलमान, और पहले डीएनए दिखाएं कि भारतीय है कि नहीं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे कर लें ये लोग? कहा था, याद है आप लोगों को, बीएचयू में संस्कृत विभाग में एक मुसलमान की नियुक्ति हुई थी और वहां क्या हंगामा हुआ था। तो शाहनवाज ओबीसी एपीआई स्कोर 93, शैलेंद्र ओबीसी एपीआई स्कोर 91.5 और ईडब्ल्यूएस पे अपॉइंटमेंट जिसका वो उसका एपीआई स्कोर 81। तो वेद से लेकर बद्री तक जो काम हो रहा है वो वहां पे हुआ। और बद्री बाबू से जब पूछा गया, जनेऊ लीला है, और बद्री बाबू से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि एपीआई तो क्वालिफाइंग है, उसका तो इंटरव्यू में कोई रोल नहीं होता, तो फिर उसके आधार पर क्वालिफिकेशन की लिस्ट क्यों बनाते हो? अगर वो उसका रोल नहीं है तो उसको मेरिट के आधार पर क्यों बनाए? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, बद्री बाबू कह रहे हैं कि हम शोध संस्थान हैं। बद्री बाबू वही जो पहले 2014 के पहले जब भारत गुलाम था तो वो तिवारी नहीं थे, और जब भारत आजाद हुआ तब उन्हें लगा अब अनुकूल समय है कि अब हमको अपना तिवारीपन सामने लाना चाहिए। इस देश के विश्वविद्यालयों में कांग्रेस के समय कांग्रेसी, वामपंथ सरकार में है तो वामपंथी, और 2014 में भारत आजाद हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हिंदू इस देश के प्रोफेसर बने बैठे। जितना गिरगिट ने रंग बदले उतना तो यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने रंग बदला है। और दिखा दीजिए इसी एनएफएस घोटाले में किसी ने ट्वीट किया हो तो बद्री बाबू तो घेरे में आ गए। और बद्री बाबू कह रहे हैं कि हम शोध संस्थान है, हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वैसा नहीं होता, हमारे यहाँ प्रपोजल बनवाया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है कि कोई फंडिंग ले आए रिसर्च प्रपोजल बनाकर। तो 81 वाला एपीआई का गरीब ब्राह्मण इस सब में सफल है और 93 वाला ओबीसी तुम कैसे जान गए कि वो इन सब में विफल है? तुम अपनी सुटेबिलिटी नापने का पैमाना और थर्मामीटर हमको बताओ। दूसरी बात, अगर किसी इंस्टीट्यूट की नीड कोई है तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद उसको ट्रेंड करो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में लागू नहीं हुई, इसलिए यहाँ कोई। मैं आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस देश में शिक्षा क्रांति की जरूरत है। आज इस देश का सबसे बड़ा सवाल शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा विहीन करके इस देश को ऐसे गुलामों की भीड़ में और अनपढ़ों की भीड़ में तब्दील कर दिया गया है कि अचानक हिंदू मुस्लिम, अचानक कब्रिस्तान, अचानक अब्बा जान कह के इस देश में चुनाव लड़के वो जीत रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बर्बाद कर दी गई। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को घर घर पढ़ाइए, उसमें लिखा हुआ एजुकेशन में रिफॉर्म करने की जरूरत है, और वो रिफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए बद्रीनारायण तिवारी जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। और बद्रीनारायण तिवारी कोई पहले नहीं है और आखिरी नहीं, जाने कितने प्रोफेसर है जिनका तो नाम ही आप नहीं जानते। कंक्लूजन मेरा ये है कि इंटरव्यू का 100% वेटेज खत्म होना चाहिए। एपीआई स्कोर है तो उसको 85% वेटेज दीजिए, और अगर कोई रिटन एग्जाम कराना तो उसको 85% वेटेज दीजिए। रिटन एग्जाम में एससी एसटी ओबीसी आपसे ज्यादा नंबर पा रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू में बैठ करके उनके सुटेबिलिटी जांचने के नाम पर उनके ख्वाबों की हत्या कर रहे हो आप। ये जो खुद सुटेबल नहीं है वो दूसरे की सुटेबिलिटी देख रहा। तो पॉइंट नंबर 1, इंटरव्यू को लाइव टेलीकास्ट करो। पब्लिक डोमेन में जिसने भी इंटरव्यू दिया है उसका मेरिट का बनाओ लिस्ट।
यहाँ क्या होता है, जो सेलेक्ट हो गया उसको फोन चला जाता है, आपका हो गया आप आइए। दूसरा कहता है कि हमने आपसे सोर्स लगाया था, हमारा क्या हुआ, तो कहा कि उनका कोई जुगाड़ वाला नहीं है। इसलिए इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बने, इंटरव्यू को 100% वेटेज खत्म हो। बिहार लोक सेवा आयोग 85% एकेडमिक का नंबर देता है, 15% का इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में जाने के समय किसी को पता ही नहीं होता, आपका नाम इंटरव्यू बोर्ड वाला नहीं पूछ सकता, आपको कोड दिया जाएगा और उस कोड पर आपको नंबर देना है। यहाँ तो इनको पहले से ही सारा बायोडाटा पता है, तो उनको भी पता है तो हमको भी पता है, तमाम लोगों का बायोडाटा, इसलिए यहाँ सबसे खराब है। आखिरी बात कि आपको एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, एनएफएस को बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एनएफएस यूआर की पोस्ट पर अमूमन नहीं होता, वो रिजर्व पोस्ट पर भी एनएफएस है। इसलिए एनएफएस खत्म किया जाए और एनएफएस को करके यूआर में कन्वर्ट करने की पूरी पॉलिसी को खत्म किया जाए। इन सब का निदान क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 को वापस कराया जाए। जाते जाते आपसे यही पूछने आया हूं कि अगर किसान अपने 3 बिलों को वापस करा सकते हैं तो इस देश के शिक्षक, छात्र, नौजवान क्या अपने इस नई शिक्षा नीति को वापस नहीं करा सकते क्या? ये विश्वविद्यालय कितने दिन नहीं खोलेंगे, लेकिन ये वादा करिए कि जब खुलेगा तब नई शिक्षा नीति को वापस कराएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालयों को अगर बेच दिया तो एनएफएस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी इन विश्वविद्यालयों से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। यह बात कह करके मैं ये आपसे अपील करने आया हूं कि यह स्कैम जो तमाम तरह से एकेडमिया में हो रहा है, इस स्कैम को नहीं रोका तो हम उस साजिश में शिकार होंगे, क्योंकि जब यह सब हो रहा है तो हम इस विश्वविद्यालय परिसर में खड़े हैं। हमारे गांव के नौजवानों को पता ही नहीं कि क्या क्या हो रहा है, वो हमसे कल को पूछेंगे तुम्हारे सामने हुआ तो तुम क्या किए। मैं कम से कम कहूंगा कि हम रोस्टर के खिलाफ भी लड़े, हम नई शिक्षा नीति के खिलाफ भी लड़े, हम एनएफएस के खिलाफ भी लड़े। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय मंडल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।